सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और अमीर आदमी भी था। उसकी वजाहत से मुतासिर होकर लोगों ने उसको मुनव्वर कहना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कारून तौरात का भी बहुत बड़ा आलिम कंसिडर होता था और एक बाइखलाक इंसान भी समझा जाता था। लोग उसका बहुत एहतराम करते थे इन खूबियों की वजह से। लेकिन बेशुमार दौलत ने कारून को वक्त के साथ साथ मुनाफिक बना दिया और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। जब ज़कात का हुक्म नाज़िम हुआ तो कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये अहद किया कि वो अपने तमाम माल में से हज़ारों हिस्सा ज़कात के लिए निकालेगा। मगर जब उसने अपने तमाम माल और दौलत का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर कारून पर हवस का भूत सवार हो गया और वो किसी तौर अपनी दौलत से ज़कात निकालने को तैयार नहीं था और ज़कात ना देने की गरज से कारून ने बनी इसराइल के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि हज़रत मूसा ज़कात के नाम पर तुम्हारे माल और दौलत को हथियाना चाहते हैं। वो अपनी माल और दौलत की लालच में नाज़रीन इतना अंधा हो गया कि उसने एक औरत को बहुत सारा माल देकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो हज़रत मूसा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। और जब हज़रत मूसा इबादत में मसरूफ़ थे तो कारून ने आकर उनको टोका और कहा कि फ़ला औरत है, उसने आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। उस औरत को बुलाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार करा के फ़िरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या है क्या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। अच्छा, उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाजरीन बहुत आबदीदा हो गए और आबदीदा होने के बाद सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर और गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो मेरे से जुदा हो जाए और वो मेरे साथ रहे और वह कारून से जुदा हो जाए। सिवाय 2 अफराद के, आप हैरान होंगे कि सिवाय 2 अफराद के तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तो इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा, बिलबिलाने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता भी देने लगा। लेकिन हज़रत मूसा ने एक बार फिर यही दुआ की और वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। कारून के जो 2 साथी थे वो ये देखकर कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए ज़मीन में धंसा दिया ताकि कारून के मकान और उसके ख़जानों पर ख़ुद कब्ज़ा कर लें। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से एक और दुआ मांगी कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो कि सोने का था और उसका जो ख़जाना था वो भी ज़मीबोस हो गए। कारून अपने ख़जाने के साथ ज़मीबोस हो गया इस तरह, और तब से ही ये कारून का ख़जाना एक मुअम्मा बना हुआ। आपने बड़े लोगों से सुन रखा होगा तुम्हारे पास क्या कारून का ख़जाना आ गया। इस कारून के ख़जाने पर कई कहानियाँ भी आपने पढ़ी होंगी। कई बार इसको तलाश करने की बाकायदा कोशिश भी की गई नाजरीन। अभी हाल ही में मिस्र में कारून के ख़जाने की तलाश के लिए एक कमेटी भी बना दी गई, लेकिन कारून का ख़जाना
किसी के हाथ नहीं लग सका। या ये भी हो सकता है कि कारून का खजाना किसी को मिल गया हो और उसने ये बताया ही ना हो, इस डर से कि खजाना कहीं उसके पास से कोई चोरी ना कर ले। अच्छा, मेरा गुमान ये है कि कारून का ये जो खजाना है ये कहीं भी दफन हुआ हो, लेकिन वहाँ से होता हुआ शायद हमारे मुल्क पाकिस्तान में आ गया हो, क्योंकि उसके बाद से ज़मीन में हमने देखा कि कई तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, कई ज़लज़ले भी आए, और हो सकता है कि जहाँ कारून का ख़जाना दफन हुआ हो किसी भी ज़मीनी तब्दीली की वजह से वो पाकिस्तान आ गया हो, खिसक खिसक कर पाकिस्तान तक किसी तरह आ ही गया हो। ये मैं नाज़रीन इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान में कई ऐसे अफराद हैं, ऐसे खुशकिस्मत अफराद कह दूँ तो गलत नहीं होगा, जिनके एहसास से उनकी आमदन से, ज़राए आमदन से बिल्कुल मैच नहीं करते। तनख्वाहें सालाना चंद लाख और असासे करोड़ों के, अरबों के, खरबों के। ऐसे कई लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ऐसा ही है, आपको भी बड़े नाम याद आ रहे होंगे। हो सकता है कि वो अल्लाह के इबादत गुजार, नेक और मुफलिस लोग हों और अल्लाह ने उनको इनाम के तौर पर कारून का ख़जाना तकसीम कर दिया हो। हमें क्या पता जो आदमी दिखने में मामूली लगता हो वो कितना अजीम हो, या फिर बहुत से लोग अपने कायदीन को तो अल्लाह का वली भी साबित करने में हम देखते तुले होते हैं। हम छोटे लोग क्या जाने इन अजीम लोगों की अजमत। इन अजीम लोगों में एक अजीम शख्सियत जिनको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया, खुर्शीद शाह साहब। अच्छा, सियासत में ज़रा सुनिएगा, सियासत में वो अपने तालिब इल्मी के ज़माने से सरगर्म रहे। 1970 में वो इस्लामिया साइंस कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के सदर बन गए, जिसके बल्दियाती इंतखाबात में काउंसिलर भी मुंतखब हुए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वापडा में मीटर रीडर की मुलाजमत इख्तियार कर ली। अच्छा, मीटर रीडिंग की जो मुलाजमत थी, खुर्शीद शाह साहब को कोई उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आया। मैंने कहा ना, अजीम लोग हैं, हमारी तरह छोटी मोटी सोच तो है नहीं, फ़ायदा देखते हैं। नौकरी भी अगर देखी जाए तो खच्चल ख्वारी वाली थी, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर सोचा कि क्यों ना सियासत को ही इख्तियार कर लिया जाए, इसमें तो बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है। और पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट विंग में सरगर्म हो गए ये साहब। 1988 के इंतखाबात जब पार्टी कारकुनों को टिकट देने का फैसला हुआ तो उसमें खुर्शीद शाह साहब का भी कुरा निकल आया और वह सक्खर से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हो गए। सूबाई हुकूमत में उन्हें ट्रांसपोर्ट और तालीम के कलम दान दिए गए। 1990 के इंतखाबात में वो सक्खर से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए, यानी प्रमोशन हो गई, सूबाई असम्बली और फिर नेक्स्ट टाइम कौमी असम्बली। अच्छा, इसके बाद से वो 2018 के इंतखाबात तक 7 मरतबा मुसलसल कामयाबी हासिल करते रहे, कामयाबी की राह पर चलते रहे। हमने देखा 50 साल सियासत का करियर नाज़रीन, इसमें जहाँ खुर्शीद शाह साहब ने शोहरत कमाई, इससे कहीं ज़्यादा उनकी जायदाद में भी हमने देखा कि इजाफा होता चला गया। और जब नैब को इस बात का शक हुआ कि कहीं खुर्शीद शाह के पास कारून का ख़जाना तो नहीं आ गया, तो नैब ने ये जानने के लिए कि शायद खुर्शीद शाह साहब को कारून का ख़जाना मिल गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा जी, अब नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह ने अपने मुबैना फ्रंटमैन पहलाज मिल के नाम पर 83 जायदादें बना रखी हैं। जायदादें सक्खर, रोहड़ी, कराची और दीगर इलाकों में बनाई गई हैं। खुर्शीद शाह के असासों में पहलाज रॉय ग्लैमर बैंगलो, जुनेजो फ्लोर मिल है जी, मुकेश फ्लोर मिल भी है और दीगर जायदादें इसके अलावा बेशुमार हैं जो शामिल हैं। अरबों रुपए मालियत रखने वाले मुबैना फ्रंटमैन पहलाज ने 2015 से पहले कोई टैक्स अदा ही नहीं किया। खुर्शीद शाह के जो ये फ्रंटमैन पहलाज हैं, आप हैरान होंगे कि मामूली दुकान चलाते हैं। खुर्शीद शाह ने फ्रंटमैन, इनके एक और भी है, उनके नाम पर 11 और एक और फ्रंटमैन है सोमरो, आफ्ताब हुसैन सोमरो, उनके नाम पर 10 जायदादें बना रखी हैं। खुर्शीद शाह साहब के एक और एजाज नामी सक्खर और रोहड़ी में उनके नाम पर 2 जायदादें ली हैं, 2 जायदादें उन्होंने बनाई हैं, वो भी इनके एक फ्रंटमैन है। फ्रंटमैन इतने के समझ ही नहीं रही कि कौन कौन से फ्रंटमैन एक खुर्शीद शाह साहब ने पाल रखे हैं। अच्छा जी, उन्होंने अपने जो मुबैना फ्रंटमैन है उनके लिए कार्डियो हॉस्पिटल से मुतसिल 1.5 एकड़ अराजी नर्सरी के लिए अलॉट भी करवाई है। खुर्शीद शाह की बेनामी जायदादों में उमर जान नामी शख्स का भी एक अहम किरदार बताया जा रहा है। उनके ज़ेर इस्तेमाल बॉम्ब प्रूफ गाड़ी उमर जान के नाम रजिस्टर्ड है। इस्लामाबाद में खुर्शीद शाह साहब के ज़ेर इस्तेमाल घर भी इसी साहब के नाम पर है। और खुर्शीद शाह ने सक्खर
और दीगर इलाकों में तमाम तरक्याती मंसूबे इसी शख्स की कंपनी को दिलवाए। इसके अलावा खुर्शीद शाह की जो रिहायशी स्कीमें हैं, ज़रा आप सुनते जाइएगा नाजरीन। इसमें जी रिहायशी स्कीमों में पेट्रोल पम्प्स भी अलग से हैं, ज़मीनें हैं, दुकानें अलग हैं। नैब की जानिब से जो दस्तावेज़ात फराहम की गई वो यही कहती हैं। फिर क्यों ना कहा जाए कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन कारोबार का नाम क्या है? सियासत। या फिर खुर्शीद शाह को यकीनी तौर पर कारून के खजाने का कुछ हिस्सा तो मिल ही गया होगा। मुझे तो ये जानकर इतनी हैरत हुई कि अगर हर पाकिस्तानी खुर्शीद शाह साहब की तरह मेहनत करे और हर पाकिस्तानी खुर्शीद शाह साहब जैसे जज्बे के साथ काम करे तो पाकिस्तान तो मुस्तकबिल में सुपर पावर भी बन सकता है। आपको कोई शक नाजरीन? अगर ऐसे सब कुछ होता जाए, मेहनती सब इसी तरह निकलें कि इतना खजाना आपके पास जमा हो जाए, पाकिस्तान सुपर पावर कैसे नहीं बन सकता? मतलब इतनी शदीद जायदादें। या फिर खुर्शीद शाह साहब बताना नहीं चाह रहे होंगे कि कारून का खजाना खिसक खिसक कर उनके घर के नीचे कैसे आ गया होगा और कब इनके हाथ लगा। थोड़ा बहुत आ गया हो शायद। अब इसमें खुर्शीद शाह साहब की क्या गलती, मैं ये पूछती हूँ। उनको तो अल्लाह की ज़मीन से मिला, अब नैब बिला वजह उनको परेशान कर रहा है और जमहूरियत को ख़तरे में भी डाल रहा है। इसी तरह एक और साहब के घर से हाल ही में ख़जाना निकल आया। उनका नाम है जी लियाकत अली खान। अच्छा, नाम पर मत जाइएगा नाजरीन, मुझे पता है आपके जहन में कौन आया। लियाकत अली खान बस एक ही थे जो पाकिस्तान के हमदर्द थे, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे। ये लियाकत अली खान साहब साबिक डीजी पाक्स रह चुके हैं। पाक मतलब बागात। कराची के तमाम बागात उन्होंने उजाड़ दिए, लेकिन उनके अपने घर के आंगन में फूल खिलते चले गए। कराची के पार्क्स की जगहों पर शादी हॉल बन गए, कब्रिस्तान तक बेच दिए गए। कराची कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, लेकिन कराची के ठेकेदार, कराची के अलंबरदार, भाई भाई करने वाले खुद भी भाई बन गए। 1.25 लाख तनख्वाह लेने वाले लियाकत अली साहब की जायदादें चेक करें तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा नाजरीन। कराची के सारे बागात उजाड़े, लिटरली उजाड़ने के बाद अपने घर में खूबसूरत बागात बना लिए। देखें ज़रा क्या कहानी है। 2001 की बात करूंगी। 2001 में जो लियाकत अली साहब हैं डीजी बागात तैनात होते हैं। अब सुनते जाइएगा। 2001 से 2005 तक नेमतुल्ला खान साहब के साथ वो डीजी बागात रहे। फिर 2005 से 2010 तक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इनको डीजी बागात बनाए रखा। अब ये जो ना नेमतुल्ला खान साहब को ये पता चला, मतलब उनको पता ना चल सका, ना मुस्तफ़ा कमाल साहब को, कि कराची के तमाम पेड़ों पर लगे जो फल हैं वो लियाकत अली साहब घर में जमा कर रहे हैं और न जाने क्या कर रहे हैं। 2009 में जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लियाकत अली की करप्शन पर आवाज़ उठाई और उस करप्शन पर एक अजीम कारनामे पर आपको सुन के और हैरानी होगी कि 2011 में लियाकत अली को सितारा इम्तियाज़ से भी नवाज दिया गया। आगे चलते हैं जी। सितारा इम्तियाज़ हासिल करने के फ़ौरन बाद क्या हुआ? सितारा इम्तियाज़ हासिल करने के फ़ौरन बाद ही 2012 की मैं आगे बात करने जा रही हूँ कि 2012 में एंटी करप्शन ने लियाकत अली साहब के घर पर करप्शन के इल्ज़ाम में छापा मारा, लेकिन तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है ना। 2012 में ही वो ज़मानत पर बाहर आ गए और 2012 में एक बार फिर मुशीर बागात के तौर पर हमने देखा कि वो तैनात कर दिए गए। अब 2016 की बात करते हैं। 2016 में वसीम अख्तर साहब ने उनको अपना मुशीर बना लिया। 2017 की बात करें तो नैब को शक हुआ कि शायद लियाकत अली ने कराची के तमाम बागात कारून के ख़जाने की तलाश में खोद डाले हैं, तो ज़रा उनसे मालूम भी कर लिया जाए कि क्या ख़जाना मिला भाई साहब। अगर मिला तो आपने इसका क्या किया? जो पार्क्स खोदे हैं, जिन पार्क्स का बेड़ा गर्क किया गया, क्या उस खजाने में से ही उन बागात और पार्क्स का नुकसान पूरा करेंगे आप या फिर नहीं? अच्छा नाज़रीन, सोचें कि सालाना तनख्वाह लियाकत अली साहब की बनती है जी 16 लाख। अगर इसको महाना में कन्वर्ट करें तो महाना कोई तकरीबन 1.25 लाख के करीब या 1,30,000 रुपये समझ लें, ठीक है। और भाई साहब के शौक चेक कीजिए ज़रा, अब सुनिएगा ज़रा शौक, आप भी ज़रा शौक से सुनिए इनके शौक, और आपको अंग्रेज़ी वाला शौक लगेगा, ये उर्दू वाला ज़रा शौक रखते हैं। अच्छा जी, सालाना 16 लाख रुपये कमाने वाले ने अपने घर में मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर समेत 8 लग्जरी गाड़ियां रखी हुई हैं जिनकी कीमत बनती है तकरीबन 7 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ
घर में जो जदीद असलहा रखा हुआ है उसकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा आगे चलते हैं जी, 1900 ग्राम का सोना भी जमा किया हुआ है। मेहरान टाउन के 20 प्लॉटों की फाइलें अलग हैं और इसके अलावा अभी घर में मौजूद 2 तिजोरियां ऐसी हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। लियाकत अली साहब समझ गए थे कि बागात ही उनके मुस्तकबिल की जमानत है। उन्होंने तमाम पार्क्स उजाड़ दिए सिर्फ इस चक्कर में कि उनको भी कारून के खजाने का कुछ हिस्सा तो मिल जाए, और हुआ भी यही। मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। लियाकत अली साहब को भी कारून के ख़जाने का कुछ हिस्सा मिल ही गया, क्योंकि जिसकी सालाना तनख्वाह 16 लाख हो वो अपने घर को एक शाही महल कैसे बना सकता है। नैब को शक हुआ, उनके हाथ भी कारून का ख़जाना लग गया और नैब ने लियाकत अली साहब को भी धर लिया। अब उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई किस्मत आप जैसे लोगों पर ही क्यों मेहरबान है, आप खुदा के कैसे नेक बंदे हैं कि आप जो ज़मीन खोदो सोना उगलती है। कौन से वजीफ़े करते हैं, कौन से चिल्ले काटते हैं कि 16 लाख सालाना कमाकर करोड़ों की जायदादें बना लेते हैं। वो कौन सी ऐसी तस्बीह है जिसकी बरकत से आपकी तनख्वाह में खुद ब खुद ज़ीरो का इजाफा होता चला जाता है और वो 16 लाख से करोड़ों में तब्दील हो जाती है। कारून का खजाना कहीं भी दफन हुआ हो नाजरीन, मैं यकीन से कहती हूँ अब वो मौजूद है पाकिस्तान के कई हिस्सों में, और वो उनको ही मिलता है जो निहायत परहेजगार इबादत गुजार बंदे होते हैं। 2 के नाम तो बता दिए मैंने इस प्रोग्राम में। अच्छा जी, ऐसे कई और बंदे जेल में बंद हैं जिनके एहसास से उनकी आमदनी से मैच नहीं करते हैं, और फिर हम और आप जैसे अकीदतमंद उन अजीम बंदों की अजमत में इतने अंधे हो जाते हैं कि बजाय उनसे सवाल करें कि हमारा पैसा हमें दो, जो वोट हमने तुम्हें दिए तुमने उनसे अपनी जायदादें बना ली, तुमने हमें पागल बनाया, हमें हिसाब दो, उल्टा हम और आप उनकी अकीदतमंदी में नारेबाजी करते हैं और ख़ुद ही मुतालिबा करते हैं कि उनको छोड़ दो और एक बार फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दो, शायद इस उम्मीद पर कि अब की बार अगर उनके हाथ कारून का ख़जाना आएगा तो थोड़ा ही सही मगर गरीब आवाम पर भी खर्च करेंगे। यही है ना कहानी का निचोड़। कारून तो चला गया, खजाना इन जैसे इबादत गुजारों के लिए छोड़ के चला गया। परहेजगार लोग, खजाना तो उनको मिलना था। बिल्कुल ऐसे ही अरस्तू तो इस दुनिया से कूच कर गया। अरस्तू का नाम तो हम लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन अपने तालिबे इल्म अरस्तू इस कौम की रहनुमाई के लिए छोड़ गया। एक ऐसे ही अरस्तू हैं जो हमारी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं, यहाँ क्रेडिट बनता है, और मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि हम इनका नाम नेशनल अरस्तू रख दें पाकिस्तान का। ये जो नेशनल अरस्तू हैं वो कैसे रोज़ाना कौम की रहनुमाई फरमाते हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा। नेशनल अरस्तू पाकिस्तान का रज़ा। अच्छा, मकबूजा कश्मीर एक सियासी नहीं आलमी मसला है, कौमी मसला है, और इसको सियासी बनाने वाले कौन लोग हैं, ये मेरा सवाल। मरियम नवाज की गिरफ्तारी से मकबूजा कश्मीर पर कौमी यकजहती क्यों कमज़ोर हो गई? भी नेशनल अरस्तू साहब ये भी बता दीजिए। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी से मकबूजा कश्मीर का कॉज आखिर क्यों अफेक्ट होगा, क्यों मुतासिर होगा, ये भी बता दीजिएगा जब दोबारा आपका दिल चाहे गुफ्तगू करने को, दिल की भड़ास निकालने को। नैब ने यासिन मलिक को गिरफ्तार किया, क्या किया? ठीक है जी, अब्दुल्ला गिलानी को गिरफ्तार किया है, मकबूजा कश्मीर के किसी हुर्रियत पसंद रहनुमा को गिरफ्तार किया है, मिशाल मलिक को गिरफ्तार किया है। मरियम नवाज ने मकबूजा कश्मीर के लिए क्या करना है भाइयों बहनों, जो उनकी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तारी से मकबूजा कश्मीर का मामला मुतासिर होगा? वो हुर्रियत रहनुमा है, जो गिरफ्तार होंगे तो हम तकलीफ में आ जाएंगे और मकबूजा कश्मीर के मसले को हम कहेंगे कि अब इफेक्ट हो रहा है, अब हमारा भी बोलना बन रहा है। मरियम नवाज के अब्बा जी इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे, जब आए मकबूजा कश्मीर की कमेटी पर मौलाना को छोड़ दिया। मौलाना 22 नंबर के बंगले में मकबूजा कश्मीर के नाम पर सैर सपाटे करते रहे, आराम फरमाते रहे, खराटे भरते रहे और फिर चलते बने। जब पूछा गया कि मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया, बोले क्या करूं, हमला कर दूं। हमला करने की हिम्मत तो दूर, मकबूजा कश्मीर के लिए 2 बोल बोलने के लिए भी मौलाना को ख्वाबे गफलत से जगाना बड़ा मुश्किल होता है। नाजरीन, आज वही मौलाना इस्लाम के नाम पर मदरसे के बच्चों को बरगला कर इस्लामाबाद आ रहे हैं। आप लोग क्यों कौमी मामलात को अपनी सियासत की नज़र करने पर तुले हुए हो? सिर्फ ये बता दो, जिन अफराद को कारून के खजाने मिले उनसे नैब तो तफ्तीश करेगा भाई, करेगा।
उनसे पूछा जाएगा कि ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा खोदा जहाँ से ख़जाना निकला, हमें भी बता दो। मुल्क पर जो कर्जा चढ़ाकर गए हो वही उतर जाएगा, उसी ख़जाने से हम कर्जा उतार देंगे। इससे मकबूजा कश्मीर का पहले बता दें कि ताल्लुक़ क्या है। आपका कोई रहनुमा गिरफ्तार हो, आप अदालतों पर हमले करो, आपका कोई कायद गिरफ्तार हो, आप रियासती इदारों पर हमले करो, आपका कोई बंदा गिरफ्तार हो, आप फ़ौज पर इल्ज़ाम तराशी करो, आपका कोई कारकुन या रुकन गिरफ्तार हो, आप अब मकबूजा कश्मीर को भी घसीटने लग जाओ। मुजरिम तो आप हुए कौम के, आप हर इदारे को, हर मामले को अपने मुकदमात की नज़र करते चले जाओ और इल्ज़ाम लगा दो दूसरों पर। ये कहाँ का इंसाफ है? आप लोगों ने पिछले 10 साल क्या किया मकबूजा कश्मीर के लिए? मुझे इस बात का जवाब देते हैं। आप लोगों ने कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया मकबूजा कश्मीर के लिए? मुझे बता दें कि किया क्या आप लोगों ने। और आपके ये कहकर मौलाना ने, जिसको छोड़ा हुआ था आपने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाकर मुसल्लत किया हुआ था, आपके सदर हो या वजीर आजम, एक लिखी लिखाई नलायकों वाले अंदाज में तकरीर करके आ जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, जो असर ही नहीं रखती। और इसके अलावा आपने किया क्या ये बता दें। कुछ किया होता ना तो मामला यहां तक ना पहुंचता। मुझे कोई एक बड़ा काम बता दें जिस संजीदगी से आप झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं, कौमी मामले पर, आलमी मामले पर सियासत कर रहे हैं। अगर इसी संजीदगी के साथ आप कुछ काम कर लेते, अगर इसी संजीदगी अपने मौलाना साहब से पूछ लेते कि मौलाना साहब आराम कर लिया है ते हुण थोड़ा जिहा काम भी कर लो, तुसी तानू काम ले लेके आए सी, आराम नहीं लेकर आए सी, तो शायद वो काम कर लेते, शायद मकबूजा कश्मीर की आज ये सूरत हाल ना होती। पता नहीं किस मुंह से आप लोग तनकीद करने के लिए आ जाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अपने गिरेबानों में अगर झांक के देखें, अपने आप से नजरें ना मिला सकें आप लोग, तनकीद तो दूर की बात है। लेकिन आप ये जो एहसन इकबाल साहब खासतौर पे आप ठहरे नेशनल अरेस्टू ऑफ पाकिस्तान, आपके आगे बोलने की भला किस बेचारे की हिम्मत? आप जो बोलें वो सही, भाई बिल्कुल सही, आप जो कहें वो हक, वो सच, बिल्कुल ऐसे ही। ये सुनना चाहते हैं ना आप? अब देखिए जरा आगे क्या बोल रहे हैं। अगला क्लिप चलाइएगा रजा। अपने अखराजात घटाने की बात कौन कर रहा है जिसका कायद नाअहल होने से पहले अपनी एक एक पेशी पर लाखों का खर्चा और प्रोटोकॉल लेता रहा और नाअहल होने के बाद कौम के पैसों से जलसा करता रहा, पूछता फिरा कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, जिसे पता ही नहीं था कि क्यों निकाला। अखराजात कम करने का दर्स वो दे रहा है जिसके कायद की बेटी से अभी कुछ अरसा पहले ही हुकूमत ने वो मर्सिडीज वापस ली जो हुकूमत की मलकियत थी और एहसन इकबाल साहब के कायद की बेटी के जेर इस्तेमाल थी। अखराजात कम करने की बातें वो बहादुर कारकुन कर रहा है जिसके कायद ने कौमी खजाने पर अपने समधी को, वजारत आला पंजाब पर अपने भाई को और हर सरकारी ओहदे पर अपने रफीकों को बिठाकर सरकारी इदारों का भट्टा बिठा दिया। अखराजात कम करने की बात वो अरस्तु पाकिस्तान कर रहे हैं जिनके कायद ने अपना यूके में इलाज कौम के पैसों से करवाया। सरकारी खजाने को $3,27,000 पाकिस्तानी कौम का इनके कायद के इलाज पर खर्चा आता है। जो जहाज वहां भेजा गया नाजरीन, उसको वापस लाने के लिए उनको उस पर 34 करोड़ का खर्चा आता है, वो भी इस बेचारी अवाम की जेब से जाता है। फेंसिंग पर 28 करोड़ लगाए जाते हैं, वो भी कौमी खजाने से लगाए जाते हैं। अखराजात कम करने की बात वो शख्स कर रहा है जिनके कायद के घर की सिक्योरिटी पर इस कौम के 100 करोड़ लगा दिए जाते हैं। अखराजात कम करने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने पूरा मुल्क ही गिरवी रख दिया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे गिरवी रखा एहसन इकबाल साहब की जमात ने। लाहौर चकवाल सेक्शन M2, हफीजाबाद सेक्शन M2, चकवाल हफीजाबाद, फैसलाबाद पिंडी भटियां, इस्लामाबाद लाहौर M2, इस्लामाबाद पिशावर M1 गिरवी रख दिया एहसन इकबाल साहब की जमात ने। पूरा मुल्क गिरवी रखने वाले मुंह से बात कर रहे हैं अखराजात कम करें, अखराजात कम करें। इनके मुंह से बताएं, दिल पे हाथ रख के बातें अच्छी लगती हैं। एक तरफ पूरा मुल्क गिरवी रख दिया, दूसरी तरफ वो खुदा के पुरस्कार बंदे, खास बंदे, जहां ठोकर मारें, जहां खुदाई करें वहां खजाना ही खजाना। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी अब कि ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे तो हरगिज नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। सेकंड सेगमेंट जिसमें हमें सदीक जान ज्वाइन करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, फिर उस पर एनालिसिस होगा सदीक जान का। नवाज शरीफ साहब की कोट लखपत जेल में कानूनी टीम से अहम मुलाकात की एक अंदरूनी जो कहानी है वो मंजर आम पर आने वाली है। सदीक जान से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से फैक्ट्स आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब की पीर को कोट लखपत जेल में कानूनी टीम से मुलाकात में बहुत कुछ हुआ। नवाज शरीफ की लीगल टीम ने वीडियो स्कैंडल का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना उठाने का मशवरा दिया है। जी, ख्वाजा हारिस ने नासिर भट्ट की जानिब से यूके से कराई गई जो फोरेंसिक रिपोर्ट है पेश करने से दो टोक इनकार किया है। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को बताया कि नासिर भट्ट की जानिब से कराई गई फोरेंसिक रिपोर्ट की पाकिस्तानी अदालतों में कोई हैसियत नहीं है और जज अरशद मलिक के बयान हल्फी और प्रेस रिलीज के हवाले से भी सनसनीखेज फैसला भी किया गया है। और साथ साथ आपको बताऊं एक पॉइंट कि जी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आपकी जमानत की 5 दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं। कानूनी टीम का नवाज शरीफ साहब से जो मुकालमा हुआ और एक दरख्वास्त मेरिट पर, जबकि 4 दरख्वास्तें जो हैं वो मेडिकल ग्राउंड्स पर थी। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी है और बीमारी की नई ग्राउंड्स पर जमानत की दरख्वास्त दायर की जा सकती है, ऐसा भी कहना था कानूनी टीम का। और बीमारी की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर करनी है या फिर नहीं, ये फैसला चंद रोज में किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है सदीक जान। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, बीमारी की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर करनी है या फिर नहीं, फैसला चंद रोज़ में किया जाएगा। ये जो बीमारी है, मुझे एक जुमला याद आया कि बीमारी जहमत नहीं बल्कि रहमत समझिए। तो इन लोगों के लिए तो बीमारी बड़ी रहमत साबित होती है। 11th आवर पे बीमारी काम आती है। जी बिल्कुल। अब क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जेल में बाहर आने का एक ही उनके पास ऑप्शन है जल्दी, वो है कि वो बीमारी की कोई नई ऐसी ग्राउंड्स लेकर आएँ जिसके तहत उनको ज़मानत मिले। लेकिन इस पे तो हम आते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो पहले जो आपने बताई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हुआ ये कि सोमवार को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई अपनी लीगल टीम के साथ, शहबाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा आसिफ अहसन इकबाल साहब, तो उस वक्त आपको ये याद होगा कि मीडिया के ऊपर एक तासुर ये दिया गया कि ये कोई बहुत ख़ास फेवर दी गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और वो जो एक अफवाहें चल रही थी कि कोई डील हो रही है उसके साथ इसको अटैच कर दिया गया, उसके साथ इसको जोड़ दिया गया। लेकिन ये किसी भी मुल्जिम या मुजरिम का कानूनी हक है कि जब उसका केस अदालत में लगने वाला हो तो उससे 2-3 रोज़ पहले वो अपने वकला के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ मुशावरत के लिए मुलाकात कर सकता है। और ये इसलिए उनकी मुलाकात हुई थी अपनी लीगल टीम के साथ। लेकिन उस लीगल टीम के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें सबसे बड़ा जो फैसला हुआ था वो ये हुआ था कि मरियम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहाँ अरशद मलिक की वीडियोज़ और ऑडियोज़ दिखाई थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना उठाने का फैसला किया गया था। और फैसला ये किया गया था कि उनको उस एविडेंस, उसको जो है वो एडिशनल एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक तासुर ये था और कहा यह जा रहा था, और अदालत ने भी ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान ये समझता है कि इस वीडियो से उनको कोई फ़ायदा हो सकता है तो उसका एक ही तरीकाकार है कि वो ये वीडियो जाएँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखें जहाँ पर मेन अपील सुनी जानी है। अब जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल के बाद ये पहला मौका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस की समाअत कर रही थी। एक तवक्को ये की जा रही थी कि उस दिन ख्वाजा हारिस अदालत के अंदर जब पेश होंगे, सबसे पहले वो कहेंगे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को, कि मैं कुछ एडिशनल एविडेंस आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो एडिशनल एविडेंस के तौर पर ऑडियोज़ और वीडियोज़ जजेस के सामने रखेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये पहले ही तय हो गया था कि इसको, इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ को एडिशनल एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि लीगल टीम की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 2 टोक बता दिया गया था कि इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। यह भी बताया गया था कि जो कानून शहादत का मयार सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है अपने फैसले में, उस पर ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ पूरी उतरना मुश्किल तो क्या नामुमकिन है, ऐसा नहीं है मुमकिन। और ये जो उन्होंने बयान हल्फी और प्रेस रिलीज मांगी है अदालत से वेरीफाइड कॉपी, इसके हवाले से भी मीडिया में एक तासुर ये मिला कि शायद वो इसको आगे लेकर जाएंगे और अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस मुलाकात के हवाले से जो हमें पता चला है उसके मुताबिक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहेंगे कि इस बयान हल्फी को और इस जो प्रेस रिलीज है इसको भी मेन अपीलों से अलग कर दिया जाए। यानी वो इस मामले को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मरियम नवाज़ की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो दावे थे, जो इल्ज़ामात थे, उनको नवाज शरीफ और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने डिसऑन कर दिया है। वो तमाम चीज़ें जो मरियम नवाज़ ने फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई थी कि इनके बाद ऐसे ठोस शवाहिद हमारे हाथ आ गए हैं कि नवाज शरीफ को बरी कर देना चाहिए,
उनको अभी कोटलाकपा जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। उन तमाम सबूतों को, शवाहिद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करने से ख्वाजा हारिस ने इनकार कर दिया और अब वो चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही कहा गया है कि वो एडिशनल एविडेंस के तौर पर पेश नहीं की जाएंगी। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये बताया गया और ये बुरी खबर सुनाई गई कि आपका कोटलाकपा जेल से फौरी तौर पर बाहर आना नामुमकिन है। एक ही सूरत में हम आपको फौरी तौर पर बाहर लाने की कोशिश कर सकते हैं और वो ये है कि नए ग्राउंड्स के ऊपर आपकी ज़मानत की दरख्वास्त दी जाए, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, मेडिकल की बीमारी की बुनियाद के ऊपर। लेकिन उस हवाले से भी ये कहा गया कि पहले ही 4 बार तो मुस्तरद हो चुकी है, एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी अपील, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और दरखास्त। तो अब ये कहा गया कि अब हम इसको दायर करें या ना करें। इसमें भी बड़ी बहस हुई और शहबाज शरीफ साहब का ख्याल ये था कि हमें ये रेमेडी वेल करनी चाहिए, लेकिन जो दीगर रहनुमा नून लीग के मौजूद थे उनका ये कहना था कि इस मौके पर हमें दरखास्त ज़मानत दायर नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह है कि हमारा सियासी बयानिया ख़राब होगा कि हम तो ये लोगों को कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जेल में डट कर बैठे हैं, मजबूत हैं, बड़े उनके हौसले बुलंद हैं, वो बाहर ना भी आए तो उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन एक और भी ये बात कही गई कि अगर जमानत मिल भी जाए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, फिर तो नवाज शरीफ साहब को मौलाना फजल रहमान के साथ कंटेनर पर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक नून लीग ये चाहती है कि वो ऊपर से मौलाना के साथ रहे लेकिन वो प्रैक्टिकली मौलाना के साथ ना जाए। तो अगर नवाज शरीफ बाहर आ जाते हैं फिर तो उनको कंटेनर पे जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उस मुलाकात में डिस्कस हुई, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही थी कि जज अरशद मलिक के हवाले से वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ उनको एडिशनल एविडेंस के तौर पर पेश ना करने का जो है वो फैसला किया गया। अच्छा सदीक, हम ये बात भी कंक्लूड कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बड़ी समझ आ गई होगी कि उनकी बेटी का ओवर कॉन्फिडेंस कभी काम नहीं आता और उनको हमेशा ले डूबता है, यानी कभी ना वो बीबी सही मशवरा दे सकी ना कोई काम सीधा कर सकी। अब इसका इजहार वो करें ना करें वो अलग बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें जब ये सारी मुशावरत हो रही थी तो उस वक्त ये भी कहा गया कि एक बार जो पॉलिटिकल जो इनके सियासी रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक बार मरियम नवाज से इस हवाले से पूछ लिया जाए, क्योंकि जिस दिन नवाज शरीफ साहब का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुना जाना था 12-1 बजे, उस दिन सुबह 8:30-9 बजे मरियम नवाज को पेश किया जाना था एहतसाब अदालत लाहौर में। तो कहा गया कि एक बार मरियम से पूछ लिया जाए कि मरियम क्या कहती हैं, लेकिन लीगल टीम ने 2 टोक इनकार किया। उन्होंने कहा हमें ये नहीं पता कि मरियम क्या कहती हैं, हम आपको वो बता रहे हैं जो अदालती मामलात हैं। और फिर ये भी ख्वाजा हारिस साहब को कहा गया कि आप जो नासिर भट्ट है उसकी जो फोरेंसिक जो उसने रिपोर्ट कराई है वो आप पेश कर दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस हवाले से भी उन्होंने 2 टोक इनकार किया। उन्होंने कहा इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वक़्त नहीं है, ये एक प्राइवेट पर्सन ने बाहर एक फर्म हायर करके उससे करवाई है, लिहाजा पाकिस्तानी अदालतों में ना ये काबिल कबूल है, ना मैं इसको पेश करूंगा। और इस हवाले से भी उन्होंने 2 टोक इनकार किया। अच्छा, बाकी लोगों के लिए कितना बड़ा मैसेज है इसमें सदीक, अगर महसूस किया जाए जो इस तरह के साजिशी जहन के लोग हैं या फिर सॉरी टू से शैतानी जहन के लोग हैं, इस तरह की प्लानिंग्स करते हैं फिर शर्मिंदा होते हैं और किसी काम भी नहीं आती, उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है इस बात में अगर महसूस करें। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। वो लोग जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं, उनके ऊपर जो दाग हैं वो धुल गए हैं, वो साफ शफाफ हो गए हैं, वो अब बिल्कुल नेक पाक पारसा हो गए हैं और ये साबित हो गया है कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको गलत फैसला सुनाया गया था। भाई अगर इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बुनियाद पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के दावा कर रहे थे और आपने फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ तो आपको पेश करनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखें, एक चीज़ जो आपने अदालत के अंदर पेश करनी होती है, अगर वो आप कमरे अदालत में पेश नहीं कर रहे, जजेस के सामने पेश नहीं कर रहे, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप पूरी दुनिया में जाके और उसको बांटते फिरें, आप हेलीकॉप्टर से कापियाँ करवा के तकसीम करते फिरें, फेंक दें हर जगह, आप 2 लाख 50 लाख कॉपियाँ आप तकसीम कर दें, उसका कोई असर नहीं होगा। उसका असर उस वक्त होगा जब आप उस अदालत में पेश करेंगे जो जगह है, जो मुतलका जगह है जहाँ से आपको रिलीफ मिल सकता है। यही तो नून लीग का मसला है। अदालत के अंदर ये केस किसी और तरह से लड़ते हैं, बाहर किसी और तरह से लड़ते हैं, अंदर कुछ और बताते हैं, बाहर कुछ और बताते हैं, अंदर बयानिया कुछ होता है, बाहर बयानिया कुछ होता है। ये आपने अभी वीडियो स्कैंडल में भी देख लिया। मीडिया को यह कहा गया कि हम जीत गए, नवाज शरीफ बरी हो गए, ये ठोस सबूत हैं। ये वो उसी तरह की बात थी जो उन्होंने जो पार्लियामेंट में कहा था कि जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, और बाद में जब कहा गया कि मियां साहब ज़राए, तो वो उन्होंने कहा वो तो सियासी तकरीर थी, और अगर वो तकरीर झूठी भी थी तो उनको इस्तिस्ना हासिल था, एज ए वज़ीर-ए-आज़म वो पार्लियामेंट में तकरीर कर सकते थे। तो ये इनका हमेशा से बयानिया रहा है। और फिर आपको याद होगा पनामा में कहते थे कि ट्रक भर के लाएंगे सबूतों के, एक रसीद नहीं दे सके जो लंदन के फ्लैट हैं। बिल्कुल।
अच्छी असलियत खुल के सामने आ गई। अच्छा सदीक, मैं एक बात पे हैरान होती कि 3 बार ये शख्स वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, और वो उनकी बेटी, कहते हैं ना कि बचपन से उन्होंने सियासत अपने घर में देखी, यानी वालिद को बतौर वजीर आजम देखा, 3 बार वजीर आजम बने। ये IQ लेवल है कि यही नहीं पता कि कौन सा मामला अदालत में लेकर जाना है। जब निकाला गया तो आवाम से पूछते फिरे GT रोड रैली करके कि जी क्यों निकाला, क्यों निकाला। अब ये जो मामला अदालत में लेके जाना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में आवाम के सामने पेश किया जा रहा है। जिनको प्रोसीजर का नहीं पता, जिनको समत का नहीं पता, डायरेक्शन का नहीं पता कि कौन से काम को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, इनके IQ लेवल पे अब क्या आवाम एतमाद करेगी? ये लोग कहते थे कि हमारे हाथ में दे दो कौम का मुस्तकबिल, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल, अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, जिनका अपना IQ लेवल सबके सामने खुल के रह गया। जी बिल्कुल, और ये उनको उस वक्त भी कुछ ये उन्होंने यही देखे ना, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी अपने चचा तक को नहीं बताया था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। लीडरशिप को बुलाया, अचानक बुला के उनको कहा कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जिसने मेरे साथ बैठना है बैठे, नहीं बैठना जाए घर जाए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मजबूरन शहबाज शरीफ साहब को साथ बैठना पड़ा। वैसे मरीम नवाज़ का IQ लेवल बाकी चीज़ों में जैसा तैसा भी है, लेकिन जो 2 नंबरियाँ हैं ना, जो जाली काम है, चाहे वो क्लेवरी का मामला हो या झूठ बोलने का मामला हो, वो बड़े बेहतर अंदाज में कर सकती हैं। ये भी उन्होंने जो ड्रामा किया था जज अरशद मलिक की वीडियोज़ और ऑडियोज़ का, वो वैसे उन्होंने वो जो फिल्म चलाई थी वो बड़े बेहतरीन अंदाज में उसमें अदाकारी की थी उन्होंने। इस हवाले से उनकी तजर्बा बहुत ज़्यादा है कि जब इदारों को बदनाम करना हो, किसी पे झूठे इल्ज़ामात लगाने हो, उस हवाले से उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपने डॉन लीग्स में भी देख लिया, वज़ीर आज़म हाउस में वो जो मीडिया सेल बनाया हुआ था जहाँ से फ़ौज पे हमले होते थे, फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जाती थी, वो इस हवाले से मरीम नवाज़ को क्रेडिट देना पड़ेगा। इस काम में उनकी बहुत, लेकिन सदीक इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लें, ठीक है जी, आप कह सकते हैं कि इस मामले में इनका तजर्बा ज़्यादा था 2 नंबरी में, बल्कि 2 नंबरी भी छोटा वर्ड होगा, 4 नंबरी 6 नंबरी कहते हैं। शैतानी ज़हन है, वो इस्तेमाल कर लेती हैं, प्लानिंग्स कर लेती, साजिशें कर लेती हैं। लेकिन हमने सुन रखा होगा कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। बस वो जो अकल की कमी है ना, वहाँ से बीबी मार खा जाती हैं, IQ लेवल से मार खा जाती हैं और साथ पकड़ी जाती हैं और साजिशें इनकी बेनकाब हो जाती हैं। वो साजिशें जो ये करती हैं अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए, अपनी सियासी साख को बेहतर करने के लिए, लेकिन उल्टा इनके गले में पड़ जाती है। और बाप को यकीनी तौर पर बात समझ आ गई होगी कि बेटी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है उनको हमेशा ले डूबता है, और कोई भी मशवरा बेटी ने आज तक अच्छा नहीं दिया। पंजाबी से कहते होंगे कि तीए कोई चंगा मशवरा ही दे देती, कोई काम तू सीधा नहीं कर दी, कोई मशवरा तू सीधा देख लें। जी इसी के साथ सदीक जान आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को भी दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।